उत्तराखंड राज्य लोक कला तथा संस्कृति। संस्कृति हमने कहा था, संस्कृति किसे कहेंगे? एक मानव समूह के द्वारा या एक मानव समूह की जीवन यापन करने की जो शैली विकसित होती है उसी को ही क्या कहेंगे? संस्कृति। एक मानव समूह की जीवन यापन करने की जो शैली विकसित होती है उसे ही हम संस्कृति कहते हैं। इसकी पहचान कैसे की जाएगी? तो उस समूह की रहन सहन से, उस समूह के विश्वास से, उस समूह के धर्म से, उस समूह के मेले से, त्योहारों से हम पहचान कर सकते हैं किसकी? आपके संस्कृति के ना, संस्कृति की। हमने देखा इसके बहुत सारे घटक होते हैं, जो हमने अभी बात की यही इसके घटक होते हैं। इन्हीं में से एक आती है चित्रकला। चित्रकला है ना, हमने देखा राज्य में चित्रकला के जो सबसे प्राचीन जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो कहां से प्राप्त होते हैं? शैल चित्रों से प्राप्त होते हैं। शैल चित्रों से, शैलों पर बनाए गए चित्र है ना, शैलों पर बनाए गए चित्र, शैल अथवा पत्थरों पर बने गए जो चित्र है उनको शैल चित्र कहा जाता है। ये अपने राज्य में चित्रकला के सबसे प्रारंभिक साक्ष्य माने जाते हैं ना। इसी कड़ी में हमने देखा था कि राज्य में बहुत सारे शैल चित्र देखने को मिलते हैं, बहुत सारी गुफाएं देखने को मिलती है। जब मानव अपना जीवन यापन करना सीख रहा था तो वो गुफाओं में रहते थे। गुफाओं में अपने राज्य में बहुत सारी गुफाएं देखने को मिलती है, जैसे लाखुडियार आ जाता है, बातें नहीं भाई पीछे, लाखुडियार आ जाता है। लाखुडियार में हमने देखा, लाखुडियार 1968 के आसपास खोजा जाता है। किसके द्वारा? एमपी जोशी के द्वारा। यहाँ के चित्रों की विशेषता हमने देखी कि मानव को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए दर्शाया गया। 1968 एमपी जोशी और सुयाल नदी के तट पर है ना। यहीं पर दूसरा हमने देखा चमोली में स्थित है ग्वारखा गुफा। ग्वारखा गुफा की खोज भी 1993 के आसपास की जाती है, राकेश भट्ट के द्वारा की जाती है। अलकनंदा नदी के तट पर देखने को मिलता है। यहाँ पर हमने देखा मानव को पशुओं को हांका देकर भगाना यहाँ के चित्रों की मुख्य विशेषता थी। अर्थात यहाँ के चित्रों में हमने देखा कैसी संस्कृति? पशुचारक संस्कृति यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद हमने फड़का नौला देखा, पेट साल हमने देखा, दोनों की खोज फड़का नौला की 1985, जबकि पेट साल की खोज 1989 में की जाती है। यशोधर मठपाल के द्वारा दोनों की खोज की जाती है। दोनों अल्मोड़ा में स्थित है ना। यहाँ से भी कुछ चित्र प्राप्त होते हैं। हमने लोहेथाप देखे, हमने यहाँ पर फल सीमा देखा, योग मुद्रा में लोहेथाप में हमने देखा हाथों में हाथ रखकर नृत्य किया जा रहा था। इस तरह के चित्रांकन हमने देखे। यहीं पर हमने हुड़ूली देखा, कमल नदी के तट पर देखने को मिलता हुड़ूली नामक स्थान। यहाँ पर भी नीले रंग के कुछ चित्र प्राप्त हुए थे। ये सब हमने पढ़ चुका। हमने कहा था कि भाई जो ये पर्वतीय राज्य जैसे हम बात करेंगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, इन तीनों राज्य में एक चित्रकला की शैली विकसित हो रही थी, जिसे हम पहाड़ी चित्रकला शैली कहते हैं ना। पहाड़ी चित्रकला शैली, ये जो पहाड़ी चित्रकला शैली, इसकी हमने 3 शाखाएं देखी थी। जम्मू कश्मीर में विकसित जो चित्रकला शैली थी उसे हमने बंसोली चित्रकला शैली कहा था। बंसोली चित्रकला शैली। यहीं पर एक और चित्रकला, ये तो गाना भी है, हिमाचल प्रदेश में चलता है ना। इसी तरह से कुल्लू नहीं जाना, बसोली नहीं जाना था, ऐसा कुछ। कसोली है वो, अच्छा ठीक है, वो कसोली। हाँ, चंबा जाना जरूर है, बंसोली भी जरूर है ना। चलो कोई बात नहीं, हम उसको बंसोली समझते थे, कोई बात नहीं, वो कसोली है ना। कसोली एक जगह पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। चलो बंसोली यहीं पर, कहां पर? J&K में है ना, J&K में। जम्मू कश्मीर में जो चित्रकला की शैली विकसित होती है, मतलब चित्रकला शैली मतलब यहाँ पर जो चित्र बनाए जाएंगे ना वो इस शैली में बनाए जाएंगे। यहीं पर HP हिमाचल प्रदेश में जो चित्रकला शैली विकसित होती है उसे कांगड़ा चित्रकला शैली कहते हैं, कांगड़ा चित्रकला शैली। और यहाँ पर उत्तराखंड में जो चित्रकला शैली, यहाँ पर उल्टा हो गया, चलो कोई बात नहीं, उल्टा कर देंगे। ऊपर हमने चित्रकला शैली लिखी तो यहाँ पर भी हम चित्रकला शैली लिखेंगे कांगड़ा। लिख बाबू, कांगड़ा जो चित्रकला शैली विकसित होती है वो आपकी HP में होती है। और यहाँ पर उत्तराखंड में जो चित्रकला शैली विकसित होती है उसको गढ़वाली चित्रकला शैली कहा जाता है ना। गढ़वाली चित्रकला शैली ये हम पढ़ चुके हैं यूके में ना। यूके में हमने कहा था ये दोनों पड़ोसी है ना। तो अपनी जो गढ़वाली चित्रकला शैली है वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। कांगड़ा से बना हुआ प्रश्न है कि उत्तराखंड की जो गढ़वाली चित्रकला शैली वो किससे प्रभावित है? कांगड़ा, क्योंकि पड़ोसी है ना, पड़ोसी है, इसलिए यहाँ के जो चित्र है अपने जैसे देखने को मिलेंगे ना। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि जो ये गढ़वाली चित्रकला शैली है, हम तो इन दो को नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे। गढ़वाली जो चित्रकला शैली है इसका प्रारंभ या इसका विकास कैसे होता है? तो इसका विकास होता है 16वीं सदी से, है ना।
16वीं सदी से। हमने देखा था 16वीं सदी के आसपास मुगल दरबार की ओर हम आपको लेके जाएंगे। मुगल दरबार में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, किसके बीच में? शाहजहां के पुत्रों के बीच में। शाहजहां के पुत्रों के बीच में मुगल दरबार में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था। वहीं पर जो अंतिम युद्ध देखने को मिलता है, शायद यहाँ पर अंतिम नहीं, इसी में एक युद्ध होता है आपका सामूगढ़ का युद्ध होता है, जहां जो होता है किस किस के बीच में? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। दारा शिकोह यहाँ पर पराजित हो जाता है। इस दारा शिकोह का एक पुत्र होता है सुलेमान शिकोह। सुलेमान शिकोह, ये जो सुलेमान शिकोह है, सुलेमान शिकोह है, दारा शिकोह इसको सलाह देता है कि अपने पुत्र को, है ना, सुलेमान शिकोह को सलाह देता है भाई पहाड़ी राज्यों की ओर निकल जा। सुलेमान शिकोह निकल के आ जाएगा गढ़ राज्य में, और गढ़ राज्य में इस समय जो शासन कर रहे हैं पृथ्वीपति शाह है, पृथ्वीपति शाह। लगभग सन की अगर हम बात करें 1658 के आसपास की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो शासन कर रहा है पृथ्वीपति शाह, अपना अंतिम समय है ना, पृथ्वीपति शाह, क्योंकि 1664 के आसपास ये गद्दी से उतर जाते हैं, ये यहाँ पर शासक बन जाएगा फतेहपति शाह, है ना, ठीक है। पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण ले लेता है सुलेमान शिकोह। कहा जाता है ये अकेले नहीं आया था, अपने 17 लोगों के साथ आया था, एक दल आया था 17 लोगों का, है ना। इन 17 लोगों में जो सुलेमान शिकोह के साथ आए थे, इन 17 लोगों में एक व्यक्ति था श्यामदास है ना, श्यामदास, और इस श्यामदास का पुत्र था हरदास। ये जो दोनों व्यक्ति थे ये इन 17 लोगों में आए थे ना, 17 लोगों में ये 2 व्यक्ति भी थे, श्यामदास और हरदास। ये जो श्यामदास और हरदास थे, ये मुगल दरबार में स्वर्णकार का काम करते थे, स्वर्णकार का, ना, सोनार का काम करते थे ना, स्वर्णकारी का काम करते थे। कहां पर? आपके मुगल दरबार में। कहा जाता है कि जब ये गढ़वाल में आ जाते हैं, पृथ्वीपति शाह इनको शरण दे देता है, तो पृथ्वीपति शाह इनको, मतलब इन दोनों को, इनको श्याम शाह, इनके वंशजों को तस्वीरदार के पद पर बैठा देते हैं। कौन सा? तस्वीरदार। तो यही तो काम करना हमने, तस्वीरदार मतलब चित्रकार बनाना, यही तो टॉपिक हमारा, चित्रकारी। मतलब अब जो श्यामदास है, उनका पुत्र हरदास है, ये क्या करेंगे? चित्रकारी करना शुरू करेंगे यहाँ पर, ठीक है। कहा जाता है कि, कहा नहीं, आगे इनकी वंशावली इस तरह से चलती है कि यहाँ पर श्यामदास आया था, श्यामदास का बेटा हरदास, और हरदास का बेटा होता है हीरालाल, और हीरालाल का बेटा होता है मंगत राम, और मंगत राम का बेटा होता है मोला राम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मोला राम। मतलब गढ़वाली जो चित्रकला शैली है, उत्तराखंड की जो चित्रकला शैली है, उसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी व्यक्ति की रहती है तो यह रहती है आपकी मोलाराम की, है ना। अगर आपसे पूछता है गढ़वाली चित्रकला शैली में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मोलाराम की रहती है। कैसे कैसे इनके द्वारा चित्र बनाए जाते, क्या चित्र बनाए जाएंगे, किसके दरबार में रहता था, आगे हम इस पे बात करेंगे। यहाँ पर एक नाम आया है हीरालाल। ये जो हीरालाल है, ये गढ़वाली, मतलब स्पष्ट रूप से गढ़वाली चित्रकला के सूत्रपात। ऐसे ही प्रश्न बनता है, स्पष्ट रूप से गढ़वाली चित्रकला के सूत्रपात, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से गढ़वाली चित्रकला का जनक या सूत्रपात अगर कभी किसी आपसे पूछेगा तो हीरालाल आएगा। क्यों हम इसको कहेंगे? जो श्यामदास और हरदास है, ये मुगल दरबार से आए। मुगल दरबार, उनको पता भी नहीं है कि गढ़वाल में कैसे चित्र बनाए जाए, गढ़वाल है कैसा। यहाँ पर मुगल दरबार अगर आप देखो, दिल्ली के आसपास हिमालय राज्य बिल्कुल भी नहीं है, सीधे प्लेन एरिया है। और यहाँ पर आके इनको देखना, हिमालय इन्होंने देखा होगा, यहाँ पर इन्होंने पक्षियां मोनाल देखा होगा, यहाँ पे इन्होंने बुरांस के वृक्ष देखे होंगे, यहाँ पर इन्होंने घुघुती देखे होंगे, और वहां पर क्या देखा था? हाथी। वहां पर इन्होंने हाथी, घोड़े, इस तरह के, जो यहाँ पर दिखते नहीं है ना, दिखते नहीं है। तो मतलब इनके लिए थोड़ा सा अलग हो गया था। लेकिन इसका जन्म यहीं पर श्रीनगर में होता है। हीरालाल ये अपने ही लोगों के साथ रहा, अपने ही लोगों, मतलब हमारे छोटे बच्चों के साथ खेला होगा ना, गढ़वालियों के साथ। इसको गढ़वाली भी आती थी, इसको यहाँ की सब चीजें आती थी, इसलिए इसके द्वारा यहाँ के स्पष्ट रूप से चित्र बनाए गए। गढ़वाल के इसने बुरांस का पेड़ बनाया होगा, इसने घुघुती बनाई होगी, मोनाल बनाया होगा ना। तो अपने लोगों का या गढ़वाल की जो चित्रकला का स्पष्ट चित्रकला की चित्रकला की, तो वे किसके द्वारा? हीरालाल के द्वारा की जाती है। इसी हीरालाल का बाद में मंगतराम पुत्र होता है, और मंगतराम का पुत्र मोलाराम होता है। इसी मोलाराम को हम आगे पढ़ेंगे, मोलाराम। मोला
राम। ध्यान से समझना, मोलाराम सबसे पहले इसके जन्म और मृत्यु की बात करेंगे तो इसका जन्म होता है 1743 ईस्वी के आसपास और मृत्यु होती है 1833 ईस्वी के आसपास। बाप रे, बहुत जीता है भाई, है ना, 90 सालों के आसपास जीता है, 90 सालों के आसपास जीता। और इसका ये 90 साल जीना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इतना लंबा जी रहा है तो बहुत सारे राजाओं के शरण में रहेगा। गढ़वाल के बहुत सारे राजाओं के शरण में रहेगा। किन किन के शरण में रहता है उसमें हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल याद रखना श्रीनगर में इनका जन्म अगर कभी पूछेगा कहां पर होता है, श्रीनगर में, श्रीनगर में, क्योंकि यहीं पर अभी पंवार राजवंश की राजधानी है ना। आपको पता है अजयपाल यहाँ पर 1517 ईस्वी के आसपास राजधानी स्थापित कर देता है श्रीनगर में। चलो 1743 में इसका जन्म हो गया, 1833 में मृत्यु करते हैं। मृत्यु तो नहीं हुई अभी हम इसके जन्म से लेकर चलेंगे। इसके पिता का नाम आपको अच्छे से पता, अभी हमने पढ़ा, मंगतराम। चलो यहां से शुरू है, जो आज तक यहां से पहले हमने ये पढ़ चुका था, इसलिए स्पीड थोड़ा ज्यादा थी ना। अब ध्यान से समझना, इसकी माता की अगर हम बात करें, माता तो रामा देवी इसकी माता थी। माता का नाम रामा देवी या रमा देवी, जो भी आपसे पूछे, रामा देवी या रमा देवी। गुरु बड़े इंपॉर्टेंट आ जाते भाई, गुरु। इसके जो गुरु थे वो थे राम सिंह, राम सिंह इसके गुरु थे। तो ये तीन इंपोर्टेंट नहीं पूछेगा कभी भी नहीं, लेकिन मोटा मोटा याद रखेगा कि गुरु कौन थे, राम सिंह थे। माता नहीं, पिता विशेष याद रखेगा, पिता मंगत राम होते हैं आपके मोलाराम के। एक दौर था 20-21 का, 19-20 का, जब मोलाराम हर पेपरों में पूछा जाता था ना, मोलाराम। इसलिए आयोग का कुछ पता नहीं चलता, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। गुरु की बात हमने की, हमने कहा कि इसका 90 सालों का टाइम पीरियड रहता है, इसलिए बहुत सारे पंवार राजाओं के शरण में रहेगा। तो कितने पंवार राजाओं के शरण में रहता है, तो 5 पंवार राजाओं के शरण में रहता है। कितने? 5 पंवार राजाओं के शरण में रहता है। किससे देखो 1743 और इस समय अगर आपने पंवार राजवंश पढ़ा तो 1717 में यहाँ पर पंवार या श्रीनगर की गद्दी पर बैठ जाते हैं प्रदीप शाह। 1717 से 1773 तक पंवार राजवंश की गद्दी पर सबसे लंबा टाइम पीरियड अगर किसी व्यक्ति का है तो कौन है, आपके प्रदीप शाह आ जाते हैं। तो यही टाइम पीरियड यही तो आ रहा 1743, मतलब अगर ये 14-15 साल की आयु में अगर इसने चित्रकारी शुरू कर दी होगी तो ये लगभग 60 के आसपास, 58-60 के आसपास बन गया होगा। तो मतलब पहला जो राजा होगा जो इसको संरक्षण देता उसका नाम है प्रदीप शाह, प्रदीप शाह। तो प्रश्न पूछेगा पहला राजा जिसने इसे शरण दी थी प्रदीप शाह। प्रदीप शाह का बेटा होता है ललित शाह, ललित शाह, और ललित शाह का बेटा होता है जयकृत शाह, जयकृत शाह। अब ऐसे मत बोल देना जयकृत शाह का बेटा प्रद्युम्न शाह, नहीं, जयकृत शाह का छोटा भाई प्रद्युम्न शाह और प्रद्युम्न शाह का पुत्र सुदर्शन शाह, है ना, सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह। तो इन 5 गढ़वाल के राजाओं के शरण में रहता है कौन, आपका मोलाराम, ठीक है, मोलाराम। बड़ी दिक्कत यार यहाँ पर कुछ समस्या आ जाती है, किसको, मोलाराम को। इससे ऊपर ठीक ठाक चल रहा था, यहाँ पर कुछ समस्या आ जाती है मोलाराम को। मोलाराम को इसलिए समस्या आ जाती है, मोलाराम कहता था या चाहता था कि भाई मुझे क्या बना दिया जाए, राज कभी बना दिया जाए, श्रीनगर रियासत का मुझे राज कभी बना दिया जाए। जबकि यहाँ पर सुदर्शन शाह के दरबार में ये क्या थे, तस्वीरदार के, पहले से चल के आ रहे थे कि ये तस्वीरदार के थे। तो इसलिए इनके आपस में बनती नहीं है, सुदर्शन शाह की और किसकी, आपके मोलाराम की। हालांकि कुछ दिक्कत यहां से भी आ जाती है कि जो ये सुदर्शन शाह है ये पंवार राज्य के अलावा ये कांगड़ा रियासत में भी काम करते थे और अच्छे संबंध रखता था किससे, गोरखाओं से, जो बिल्कुल भी पसंद नहीं था सुदर्शन शाह का कि भाई गोरखाओं ने हमें इतना लूटा, इतना राज किया, यहाँ पर तुम उन्हीं के दरबार में रह रहे। तो इसलिए भी इन दोनों की नहीं बनती थी। चलो हमने अभी कहा कि जो आपका मोलाराम था इसको कहां पर शरण थी, तो एक तो कांगड़ा रियासत में, कांगड़ा रियासत में, और कांगड़ा रियासत का जो राजा होता था उसका नाम था संसार चंद। तो अच्छा प्रश्न निकल कर आ गया संसार चंद कि मोलाराम को किस कांगड़ा रियासत किस कांगड़ा शासक के दरबार में शरण प्राप्त थी या प्रसिद्धि थी, तो आप बोलोगे संसार चंद। यहीं पर दूसरा व्यक्ति हमने कहा कि इसको गोरखा राज्य में भी शरण प्राप्त थी या प्रसिद्धि थी, गोरखा राज्य है ना नेपाल में, गोरखा
राज्य अर्थात नेपाल में। अगर हम गोरखा राज्य की बात करें तो यहाँ पर इसको शरण प्राप्त प्रसिद्धि प्राप्त थी और यहाँ पर ये अच्छे अच्छे ग्रंथ भी लिखता है। जैसे आपने पढ़ा होगा एक, इसके द्वारा यहाँ पर एक रचना लिखी जाती है गोरखाओं से संबंधित, गोरखाली अमल। गोरखाली अमल तो कई बार पूछ लेता है गोरखाली अमल किसकी प्रमुख रचना है, तो ये आ जाती है मोलाराम की। यहीं पर इसके द्वारा लिखी जाती है रण बहादुर चंद्रिका। रण बहादुर चंद्रिका किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो ये भी आ जाती है मोलाराम की। और यही इसी रण बहादुर का पुत्र होता है गिरवाण युद्ध विक्रम शाह। गिरवाण युद्ध विक्रम चंद्रिका। गिरवाण युद्ध विक्रम चंद्रिका, तो गिरवाण युद्ध विक्रम चंद्रिका किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ये भी आ जाती है आपकी मोलाराम की। तो देखो गोरखाओं से संबंधित पुस्तकें लिख रहा है, इसलिए सुदर्शन शाह चाहता था कि इसलिए सुदर्शन शाह की इसके साथ अच्छी नहीं बनती थी, है ना। तो ठीक है, इस तरह की पुस्तकें लिखते हैं। यहीं पर एक नाम सुना होगा आपने, गोरखा सूबा आ जाता है गढ़वाल में, काजी बहादुर भंडारी, सुना है, ठीक है। काजी बहादुर भंडारी विशेष याद रखेगा, भंडारी। अगर आप अभी हम गोरखा पढ़ेंगे तो उनका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड 1811 से 12 के आसपास गढ़वाल का सूबेदार पद पर रहता है या सूबा रहता है। तो ये जो काजी बहादुर भंडारी ना, समझना, ये जो मोलाराम था, ये जब ये गोरखा दरबार में रहता था या गोरखा नेपाल में रहता था, तो गोरखा राज्य से इसको 1 रुपया प्रतिदिन मिलता था। 1 रुपया इसको प्रतिदिन मिलता था। लेकिन ये जो काजी बहादुर भंडारी है, ये इसको कम कर देता है। इसका कम करके इसको बोलता है हम 1 रुपया नहीं देंगे भाई, हम आपको 8 आना देंगे। 8 आना प्रतिदिन इसने कर दिया था। तो प्रश्न बन सकता है कि मोलाराम को गोरखाओं के द्वारा प्रतिदिन कितना रुपया दिया जाता था, 1 रुपया। उस समय बहुत होता था 1 रुपया ना, बहुत ज्यादा उस समय। लेकिन बाद में जो काजी बहादुर भंडारी होते हैं वो इस धनराशि को कम करके 8 आना कर देते हैं ना। अच्छा, कोई बताएगा मुझे, ये जो काजी बहादुर भंडारी है, काजी जो ये बहादुर भंडारी है, इसके द्वारा गढ़वाल की भूमि को उर्वरता के आधार पर 5 भागों में बांटा जाता है। वो 5 भाग कौन कौन से बताना भाई आप विशेष करके ना। 5 भाग कौन कौन से, अरे जैसे हमने पढ़ा कृषि भूमि, गढ़वाल की पर्वतीय कृषि भूमि को 3 भागों में बांटा जाता है। पर्वतीय कृषि भूमि है ना, तालाब भूमि, उपराव भूमि, इजराइन भूमि, है ना। उपराव भूमि फिर उपराव अव्वल, उपराव 2 ये आ जाती है। वैसे ही इस काजी बहादुर भंडारी के द्वारा गढ़वाल की भूमि को कुछ भागों में बांटा जाता है। वो कौन कौन से भाग है वो आपने बताना है, जरूर बताएगा आप, है ना। ठीक है, इसके बाद हमने देखा मोलाराम के कैसे संबंध थे गोरखाओं के साथ, ठीक ठाक अच्छे संबंध थे। कांगड़ा रियासत के साथ अच्छे संबंध थे मोलाराम के, ठीक। इसके बाद एक नाम आ जाता है प्रीतम शाह। प्रीतम शाह, ये जो प्रीतम शाह है, इसके लिए माना जाता है कि ये चित्रकारी सीखने टिहरी से जाता था। कहां पर, श्रीनगर। और किसके पास, मोलाराम के पास, है ना, मोलाराम के पास। तो बहुत बार प्रश्न बन चुका है कि जो ये प्रीतम शाह किस ना कौन सा राजकुमार मोलाराम से चित्रकारी सीखने टिहरी से श्रीनगर जाता था, तो प्रीतम शाह। ये भी बताना है आपको किसका पुत्र था आपका प्रीतम शाह, है ना, ये भी बताएंगे आप, ठीक है। इसके बाद हमारे पास महत्वपूर्ण आ जाता है मोलाराम की प्रमुख चित्र या मोलाराम द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्र। ठीक है, मोलाराम द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्र विशेष याद रखिएगा, है ना, मोलाराम द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्र। चलो, इनके चित्रों, यही पे आना था हमें। हम मोलाराम पढ़ रहे तो क्यों ना हम इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ ले ना, बार बार ना पढ़ना पड़े। चलो, मोलाराम के प्रमुख चित्रों की अगर हम बात करें तो इनके प्रमुख चित्रों में आ जाता है पहला मोर प्रिया, विशेष याद रखिएगा मोर प्रिया को। ये जो मोर प्रिया है, ये इसके प्रारंभिक अवस्था का चित्र है। प्रारंभिक अवस्था का चित्र मतलब जब ये सीख ही रहा था तो उस अवस्था का है, प्रारंभिक अवस्था में बनाया गया चित्र है ना। तो आपसे पूछेगा प्रारंभिक अवस्था में बनाया गया चित्र इसका कौन सा है, तो मोर प्रिया। इसी को कह देता है सौंदर्य की प्रतिमा। कौन बताया जरा कोई, सौंदर्य, हाँ सोचो, नहीं आ रहा,
इसको ये जो आपका मोर प्रिया है, इसको सौंदर्य की प्रतिमा किसने कहा? तो जेसी फ्रेंच। जेसी फ्रेंच। और इनकी पुस्तक बताएगा कौन सी पुस्तक लिखते हैं आप? चित्रकला से संबंधित एक पुस्तक लिखी जाती है जेसी फ्रेंच, और ये हम लास्ट में बताएंगे ना। जेसी फ्रेंच के द्वारा गढ़वाल चित्रकला से संबंधित एक पुस्तक लिखी जाती है, वो हम बाद में बताएंगे कौन सी पुस्तक है, ध्यान देना। चलो यहाँ पर हमने देखा मोर प्रिया इनके द्वारा बनाया गया एक चित्र है, जो इनका प्रारंभिक अवस्था का चित्र है। इनके द्वारा एक और बनाया जाता है मयंक मुखी। बहुत सारे चित्र हैं मयंक मुखी, तो आपसे पूछेगा मयंक मुखी चित्र किसका? इसी के द्वारा है। लेकिन ये कब बनाया गया? अपने प्रौढ़ अवस्था में, जब ये बूढ़े हो रहे थे तो उस अवस्था में बनाया गया इनका चित्र। कौन सा? आपका मयंक मुखी। दो आगे प्रारंभिक चित्र मोर प्रिया, और इसके बाद मयंक मुखी। इसके बाद बहुत सारे चित्र बनाते हैं, इसके अलावा बहुत सारे चित्र आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर उत्कंठिता नायिका आ जाता है। उत्कंठिता नायिका, यहीं पर विप्रलंबा नायिका आ जाता है। विप्रलंबा नायिका, जयदेव वजीर का चित्रण इन्हीं के द्वारा किया जाता है। जयदेव वजीर का चित्रण इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अन्य चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जयदेव वजीर हो गया। हिंडोला इनके द्वारा एक प्रमुख चित्र बनाया जाता है, हिंडोला। मस्तानी इनका प्रमुख चित्र आ जाता है, मस्तानी इनका प्रमुख चित्र आ जाता है। यहीं पर सितार प्रिया इनका प्रमुख चित्र आ जाता है, सितार प्रिया इनका एक प्रमुख चित्र आ जाता है। इसके अलावा कुछ छूटे भाई? हाँ, रुक्मणी चित्रमाला, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके अलावा इनके अन्य चित्र मस्तानी, राधा कृष्ण मिलन है ना, एक राधा कृष्ण मिलन इनका प्रमुख चित्र आ जाता है, राधा कृष्ण मिलन। चलो, ये इनके प्रमुख चित्र थे ना, ये इनके प्रमुख चित्र थे। विशेष याद रखिएगा कौन कौन से। यहाँ पर मोर प्रिया प्रारंभिक अवस्था में बनाया गया चित्र, मयंक मुखी प्रौढ़ अवस्था में बनाया गया चित्र, उत्कंठिता नायिका, विप्रलंबा नायिका, जयदेव वजीर है ना, इन्हीं का एक चित्र है, रचनाएं नहीं है, चित्र है, ठीक है। इसी के अलावा इनका हिंडोला आ जाता है, मस्तानी आ जाता है, सितार प्रिया आ जाता है, राधा कृष्ण मिलन इनके प्रमुख चित्र आ जाते हैं। इसी के अलावा इनकी प्रमुख रचनाएं आ जाती है, रचनाएं है ना, प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें, तो बहुत सारी 3 रचनाएं तो हम देख चुके हैं, जैसे गोरखाली अमल अभी हमने देखा, और रण बहादुर चंद्रिका देखा, और गिरवाण युद्ध विक्रम शाह, जो रण बहादुर थे उनके पुत्र थे। गिरवाण युद्ध ऐसे मत समझना उसने युद्ध किया ऐसा तब उसका नाम गिरवाण, उसका नाम ही ऐसा था, है ना, पदवी थी उनके पास गिरवाण युद्ध, है ना। गिरवाण युद्ध विक्रम चंद्रिका नाम की रचना लिखी जाती है मोलाराम के। इसके अलावा इनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं लिखी जाती है, जैसे गढ़राज महाकाव्य, गढ़राज महाकाव्य इन्हीं की एक रचना है। इसी के साथ गढ़ गीता संग्राम इन्हीं की एक रचना है, गढ़ गीता संग्राम। यहीं पर इनके अगर आगे चित्रों की बात करें, पुस्तकों की बात करें, तो श्रीनगर दूरदशा, इनकी एक पुस्तक है। यहीं पर गढ़वाल विध्वंस आ जाती है, गढ़वाल विध्वंस इनकी एक रचना आ जाती है। यहीं पर आगे अगर हम बात करें इनकी रचनाओं की, तो आगे ठीक है, मनमंत सागर, बस मनमंत सागर इनकी एक रचना आ जाती है, मनमंत सागर, है ना, मनमंत सागर इनकी एक अन्य रचना आ जाती है। हाँ, विशेष याद रखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद बहुत इंपॉर्टेंट, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद,
अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? इन्हीं के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया जाता है। इनके द्वारा एक पंथ भी चलाया जाता है, इनके द्वारा एक पंथ भी चलाया जाता है, मनमंथ पंथ है ना, मनमंथ पंथ। तो अगर आपसे पूछेगा मनमंथ पंथ किसके द्वारा चलाया जाता है? मोला राम के द्वारा चलाया जाता है। चलो, इनके चित्रों को दुनिया के सामने लाने का जो काम करता है, इनके चित्रों को दुनिया के सामने लाने का जो काम करता है वो करता है बैरिस्टर मुकुंदी लाल, है ना, मुकुंदी लाल। मुकुंदी लाल के द्वारा इनके चित्रों को दुनिया के सामने लाया जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक आ जाती है जिसका नाम है गढ़वाल पेंटिंग्स, गढ़वाल पेंटिंग्स। गढ़वाल पेंटिंग्स इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, 1968-69 में लिखी जाती है, 1968-69 में लिखी जाती है। इसी पुस्तक के माध्यम से ये मोलाराम के चित्रों को उजागर करते हैं ना, उजागर करते हैं। ये लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लिखते हैं भाई, एक पंक्ति ध्यान से सुनेगा। इनके द्वारा लिखा जाता है मोलाराम के लिए या गढ़वाली चित्रकला शैली के लिए इनके द्वारा लिखा जाता है कि नारी अंकन में गढ़वाली कोई अन्य चित्रकला, कोई अन्य पहाड़ी चित्रकला शैली या शैली, कोई अन्य पहाड़ी चित्रकला शैली कोई अन्य पहाड़ी चित्रकला शैली गढ़वाली शैली की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकी। नहीं पहुंच सकी। यहां यह अधिक छरहरी व मोहक दिखती है। तो पूछेगा यह कथन किसका है? यह कथन आ जाता है मुकुंदी लाल का, है ना, कि भाई जो नारी अंकन में कोई अन्य पहाड़ी चित्रकला शैली, मतलब न बंसोली ना आपका कांगड़ा, गढ़वाल की जो चित्रकला शैली उसकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकी, क्योंकि यहाँ पर यह अधिक छरहरी मतलब सुंदर, अधिक सुंदर और मोहक दिखती है। यह कथन किसका? यह कथन आ जाता है किसका? आपका बैरिस्टर मुकुंदी लाल। चलो, इसके ध्यान देना, इसका संग्रहालय विशेष याद रखना। संग्रहालय किसका? मोलाराम का, है ना। मोलाराम का अगर संग्रहालय पूछता कहाँ है? श्रीनगर। श्रीनगर में इसका संग्रहालय है ना, श्रीनगर में इसका संग्रहालय। विशेष याद रखना, मोलाराम के दो शिष्य भी होते थे भाई। इसके दो महत्वपूर्ण शिष्यों का नाम भी मिलता है, शिष्यों का नाम भी मिलता है, जिनमें से एक है आपका माणकू, दूसरा आपका चैतू, है ना। कितने अच्छे नाम है, माणकू और चैतू। तो माणकू और चैतू कौन है? ये चित्रकार हैं, किसके? चित्रकार हैं गढ़वाली चित्रकला शैली के, और शिष्य हैं किसके? मोलाराम के। चलो माणकू को भी देख लो। माणकू की अगर हम बात करें, माणकू की, तो इसके द्वारा, इसके लिए कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये कांगड़ा का निवासी था, कांगड़ा का निवासी था, और कुछ कहते हैं कि ये रामपुर का रहने वाला था। रामपुर कोई जगह पड़ती थी आपकी देवलगढ़ के आसपास। देवलगढ़ कहाँ पड़ता है? श्रीनगर, या श्रीनगर के आसपास या पौड़ी में एक जगह पड़ती है देवलगढ़। तो इस देवलगढ़ का कोई गांव था आपका रामपुर, इस गांव का निवासी बताते माणकू को। जहां का भी रहता होगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। विशेष याद रखिएगा, इस माणकू के द्वारा कुछ चित्र बनाए जाते हैं, और इसका जो प्रमुख चित्र है वो आ जाता है आंख मिचोली। आंख मिचोली, आंख मिचोली। तो आपसे पूछेगा आंख मिचोली चित्र किसका है? तो इसी का है, माणकू का। और इसके द्वारा एक और अच्छा चित्रांकन किया गया, किसका? गीत गोविंद का चित्रांकन, है ना। किसके? गीत गोविंद, जयदेव के गीत गोविंद का चित्रांकन।
जयदेव के गीत गोविंद का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? माणकू के द्वारा किया जाता है, विशेष याद रखेगा। ऐसे ऑप्शन में पहला ऑप्शन होगा क्या? मोलाराम, तो मोलाराम नहीं है, किसके द्वारा जयदेव के गीत गोविंद का चित्रांकन किया जाता है? हाँ, माणकू के द्वारा। यहीं पर चैतू, चैतू, ये जो चैतू है इसको भाई इसको जो ख्याति थी कृष्ण लीलाओं का है ना, कृष्ण लीलाओं के चित्रांकन करने में इसको ख्याति थी। और इसका जो प्रसिद्ध चित्र है वो है आपका रुक्मणी हरण चित्रमाला। रुक्मणी हरण चित्रमाला, चित्रमाला मतलब बहुत सारे चित्र होंगे। और कितने चित्रों की ये चित्रमाला है? तो ये 13 चित्रों की है ना, 13 चित्रों की चित्रमाला है, इसलिए इसको चित्रमाला कहा जाता है। और इसी के द्वारा एक और प्रसिद्ध चित्र बनाया जाता है चैतू के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा कर वसूली का चित्रण है ना, कृष्ण के द्वारा कर वसूली का चित्रण। हाँ, असली वाला। और कौन सा होगा? एक ही तो कृष्ण दिखते हैं ना, तो कृष्ण के द्वारा कर वसूली मतलब जब भगवान कृष्ण कर टैक्स लेते होंगे अपने आसपास के लोगों से, ऐसे वो तो नटखटी थे ही ना, तो उसका चित्रांकन किया जाता है किसके द्वारा? चैतू के द्वारा। और पूछता है किस मोलाराम के किस शिष्य के द्वारा कृष्ण लीलाओं का चित्रांकन किया गया? तो किसके द्वारा? चैतू के द्वारा कृष्ण लीलाओं का चित्रांकन किया गया। आज के लिए खत्म इतना, कल हम इसमें आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।